अब हम बात करते हैं मंद रासायनिक अभिक्रिया की। मंद रासायनिक अभिक्रिया, नाम से ही समझ में आ रहा है, मंद मतलब धीरे धीरे होने वाली अभिक्रिया। तो मंद रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो तुरंत संपन्न न होकर धीरे धीरे संपन्न होती है, उसे मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मंद रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जो तुरंत संपन्न न होकर धीरे धीरे संपन्न होती है, उसे मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही लिखा हुआ है परिभाषा में, ऐसी अभिक्रिया जो तुरंत संपन्न न होकर धीरे धीरे संपन्न होती है, उसे मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ही मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना। जब फेरस या लोहा की क्रिया ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क में आते हैं, दोनों के संपर्क में आता है जब लोहा, तो क्या हो जाता है? लोहा संक्षारित हो जाता है या उसमें जंग लग जाता है। ये जो फॉर्मूला है FeO3 इंटू XH2O, ये जो फॉर्मूला है वह लोहे में जंग लगने का फॉर्मूला है। तो कैसे अभिक्रिया हो रही है देखते हैं। जब फेरस की क्रिया ऑक्सीजन और जल से होती है तो वह क्या हो जाता है? जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है। यहाँ यूँ कहा जाए जैसे जब लोहा रहता है वह खुले वायुमंडल में जब कहीं पड़ा रहता है तो उसमें जब पानी की बूंदें या नमी इसके संपर्क में आता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति तो चारों ओर वायुमंडल में है ही सही, तो उससे क्या होता है? धीरे धीरे लोहा संक्षारित होने लगता है। उसके लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत जमने लगती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। तो ये Fe2O3 XH2O वह लोहे में जंग लगने का सूत्र है। तो जब फेरस की क्रिया ऑक्सीजन और जल से होती है तो वह क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि लोहे जंग एकदम से नहीं लगती है, कि उसे थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा धीरे धीरे जंग लगना प्रारंभ होती है और ये बहुत लंबी प्रोसेस है, इसलिए इसे मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं तीव्र रासायनिक अभिक्रिया की। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया हमें नाम से ही समझ में आ रहा, तीव्र मतलब जल्दी जल्दी होने वाली अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो तुरंत संपन्न होती है उसे तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी है। ऐसी अभिक्रिया जो तुरंत संपन्न होती है उसे तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो हमें फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से मिलता है तो वह तुरंत ही क्या किस में परिवर्तित हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो तीव्र रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जो तुरंत संपन्न होती है उसे तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो हमें फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट कर सकते हो आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, विस्थापित करना, उसके स्थान से उसको हटाना, विस्थापित करना। तो विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं हम। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होता है क्या है? कोई तत्व होता है जो अधिक ताकतवर होता है, अधिक शक्तिशाली होता है, वो उस अपने से कमज़ोर तत्वों को क्या उसके स्थान से हटा देता है, उसे विस्थापित कर देता है।
ऐसी रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम उदाहरण देखते हैं। जब जिंक की क्रिया कॉपर क्लोराइड से होती है तो हमें फलस्वरूप जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है और कॉपर प्राप्त होता है। जैसे देखिए, जिंक की क्रिया हमने किससे करवाई है? कॉपर क्लोराइड। अब यहाँ से क्या हुआ? जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है, तो उसने क्या किया? जिंक कॉपर को वहाँ से हटा दिया और कॉपर को अलग कर दिया, और क्लोरीन ने जिंक से क्रिया करके जिंक क्लोराइड का निर्माण कर लिया और कॉपर अलग हो गया। इसमें यही हुआ है कि अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? जिंक, और कम क्रियाशील तत्व कौन सा है? कॉपर। अब वो अधिक क्रियाशील तत्व ने उसको कम क्रियाशील तत्व को इसके स्थान से हटा दिया और उसने अपने आप को क्या बना लिया? जिंक क्लोराइड बना लिया, और कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। तो ऐसी रिएक्शन या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब जिंक की क्रिया कॉपर क्लोराइड से कराई जाती है तो हमें फलस्वरूप जिंक क्लोराइड प्राप्त होता है, प्लस कॉपर बचता है या अलग हो जाता है वो। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जस्ट विस्थापन अभिक्रिया है, उसके जस्ट अपोजिट ही है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों ही तत्व अदला बदली कर लेते हैं अपने तत्वों का। अपने जो आयन होते हैं, तत्व होते हैं, उसमें वो आपस में अदला बदली कर लेते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को क्या कहा गया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है, बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। बेरियम क्लोराइड क्या है? BaCl2, और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? H2SO4। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है? बेरियम क्लोराइड जो रहता है वो बेरियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है उसमें जो हाइड्रोजन बचे हुए रहते हैं वो बेरियम क्लोराइड से निकले हुए क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, HCl में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? बेरियम ने क्या किया? H2SO4 से H2SO4 में जो उपस्थित SO4 है उससे क्रिया करके बेरियम सल्फेट में परिवर्तित हो गया है, और अब यहाँ पे क्या बचा? हाइड्रोजन, और यहाँ बचा क्लोरीन। उन दोनों से क्रिया करके उन दोनों ने क्या किया? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित हो गए। तो इन्होंने क्या किया? आयनों का आदान प्रदान किया है। इसलिए इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो फलस्वरूप हमें बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग नोट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और कुछ भी डाउट लगे आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ऑक्सीजन के संयोग की अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है किसी तत्व या यौगिक में, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीजन के संयोग की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब हम कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हमें फलस्वरूप कॉपर और जो हाइड्रोजन होता है वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और वह जल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है।
और जुड़कर क्या बना रही है, जल बना रही है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, उपचयन अभिक्रिया या उपचयन रिएक्शन हो रही है। आया क्या आप लोगों को समझ में? मतलब ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन जुड़ती किसी तत्व या यौगिक में, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन के संयोग की अभिक्रिया को भी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन का संयोग होता हुआ नजर आ रहा है वह कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। उदाहरण क्या है, जब हम कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ये उपचयन जो अभिक्रिया है वो अपचयन अभिक्रिया दोनों ही एक समरूप है, मतलब एक जैसी अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो अब हम समझते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन नष्ट होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया को एक और नाम दिया जा सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन के ह्रास की अभिक्रिया, ऑक्सीजन के नष्ट होने की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ उदाहरण वही वाला है, सेम टू सेम। जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें कॉपर प्लस जल प्राप्त होता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से वो कॉपर में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन नष्ट हुई है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड काय में परिवर्तित हो गया, कॉपर में। तो यहाँ कॉपर क्या है, एक अपचयित पदार्थ है जिसका अपचयन हुआ है। तो इस रिएक्शन को या इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या समझा आप लोगों ने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हम हाइड्रोजन से करवाते हैं तो हमें फलस्वरूप कॉपर प्लस जल प्राप्त होता है। इसे ही हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट कर सकते हो।